नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग ग्रुप डी की परीक्षा के लिए साइंस के उन टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे जिनसे 2018 में ग्रुप डी ने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे थे। तो पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने लेंस और मिरर के द्वारा जो भी आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो प्लांट टिश्यू हैं और प्लांट टिश्यू से रेलवे ग्रुप डी के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ऊतक की तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊतक जो आपके होते हैं ये मुख्य रूप से हमारे कोशिकाओं के समूह होते हैं, यानी कि ये आपके ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना बिल्कुल समान होती है। और यहाँ पर जो ऊतक होते हैं ये आपके एक विशेष कार्य करने के लिए बने होते हैं। तो सिंपल शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि कोशिकाओं का समूह ही हमारा ऊतक कहलाता है। चलिए आप लोग नीचे कमेंट में ये बता दीजिएगा कि जो आपके स्टडी ऑफ टिश्यूज है इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ऊतकों के अध्ययन को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अब आइए हमारे जो प्लांट टिश्यू हैं इसको एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पादप ऊतक की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से पहले इन्हें हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे आप लोग विभाज्योतक ऊतक भी कहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे पौधों में वह ऊतक जो कि आपके विभाजन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि ऐसे ऊतक जो विभाजित होते हैं उन्हें हम लोग विभाज्योतक के नाम से जानते हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें होती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू आप कहिए, अस्थायी ऊतक कहिए, या फिर इन्हें आप लोग अविभाज्योतक भी कह सकते हैं। तो सिंपली जो हमारे विभाज्योतक होते हैं कुछ समय के बाद यही जो आपके ऊतक हैं ये पौधों में हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे भी हम लोग फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो पहला हमारा है एपिकल मेरिस्टेम जिसे आप लोग शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है इसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम या फिर इसे हम लोग पार्श्व विभाज्योतक के नाम से जानते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है इसका नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर इसे हम लोग अंतर्बेसी विभाज्योतक के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक की तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो हमारे ऊतक होते हैं वो आपके पौधे के ऊपरी हिस्से में मिलते हैं। कहाँ पर? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पौधा हो गया तो इसके बिल्कुल ऊपरी हिस्से में आपको ये ऊतक देखने को मिलेंगे और पौधों की लंबाई में बढ़ाने में इन ऊतक का योगदान होता है। पार्श्व विभाज्योतक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। किसको? ये आपके पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। तो एपिकल ये आपके लंबाई को बढ़ाता है। वहीं पर अगर हम लोग लेटरल की बात करते हैं तो ये आपके पौधे की चौड़ाई यानी कि मोटाई को बढ़ाता है। बात करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम की या फिर अंतर्बेसी विभाज्योतक की। ध्यान रखिएगा ये एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जो कि मुख्य रूप से उन पौधों में पाया जाता है जो कि आकार में छोटे होते हैं और जो पौधे एक बार फिर से काट लेने के बाद नए पौधे के रूप में आपके उत्पन्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घास देखा होगा। घास अगर आपके घर के आसपास है और घास को आपने काट दिया है ऊपर से तो कुछ समय के बाद में ये जो घास होती है ये फिर बाहर निकल आती है। इसी प्रकार से आपने बांस का पौधा देखा होगा। अगर हम लोग बांस की बात करते हैं तो बांस भी अगर आप लोग काट देते हैं तो ये पुनः उग जाता है। इसी प्रकार से आपने गांव में चरी देखी होगी जिसे आप लोग बजड़ी भी कहते हैं। इसके साथ भी यही कहानी है। इसमें भी आपको अंतर्वेशी विभाज्योतक देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप इसे यहाँ से काट देते हैं तो फिर ये आपका नया पौधा बन जाता है। तो मुख्य रूप से जो अंतर्वेशी विभाज्योतक है ये आपको घास या फिर छोटे पौधे में देखने को मिलेगा
जिससे वे पौधे एक बार काट देने के बाद भी अपनी पुरानी संरचना को प्राप्त कर लेते हैं। तो शीर्षस्थ का मतलब है आपके लंबाई को बढ़ाने में, पार्श्व का मतलब है आपके मोटाई को बढ़ाने में, और अंतर्वेशी का मतलब होता है सिंपली कि ये उतक आपके छोटे पौधे या फिर घास वगैरह में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक वृक्ष है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे वृक्ष होते हैं वो इस प्रकार आपके बढ़ते रहते हैं, यानी कि लंबाई भी बढ़ रही है, जो इनके तने हैं ये भी आपके बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा शीर्षस्थ विभाज्योतक है ये आपको इस पूरे रीजन में देखने को मिलेगा, यानी कि बिल्कुल ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। अगर आपने सागवन का वृक्ष देखा होगा गांव वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि सागवन के जो वृक्ष होते हैं कई बार क्या होता है कि इनके जो ये बगल से निकले हुई शाखाएं हैं इनको काट दिया जाता है। इनको काटने का सिंपल सा मतलब है कि जो आपका शीर्षस्थ विभाज्योतक है इसको आपने काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया है, और उस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा ये पेड़ है इसकी मोटाई बढ़ती है। क्योंकि अगर हम लोग सागवन के वृक्ष की बात करते हैं तो इसका ये जो मेन रीजन होता है यही आपके काम का होता है, और इसीलिए इसकी जो टहनियाँ वगैरह होती हैं इसको काट दिया जाता है, यानी कि जो शीर्षस्थ विभाज्योतक है इसे काट देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप आपके उस पौधे की मोटाई बढ़ती है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लेटरल की। तो लेटरल जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपके पौधे की मोटाई को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। और वहीं पर सबसे आखिरी वाले यानी कि अंतर्वेशी विभाज्योतक की बात करते हैं, तो ये मुख्य रूप से आपके घास वगैरह में ऐसे पूरा फैला हुआ रहता है, इसीलिए जब भी इसको काट दिया जाता है तो ये घास एक बार फिर से आपकी बाहर निकल आती है। तो हम लोगों ने विभाज्योतक उतक के बारे में यहाँ पर जान लिया है। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थाई उतक के बारे में यहाँ पर जानेंगे। अस्थाई उतक की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा सरल उतक होता है जिसे आप लोग सिंपल टिश्यू कहते हैं, दूसरा आपका जटिल उतक होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। वैसे नाम इसके दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सरल उतक आपका कठिन है याद रखना, और जटिल उतक आपका आसान होता है। अब सरल उतक की अगर हम बात करें तो फिर इसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है मृदुतक जिसे आप लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है इसे हम लोग स्थूल कोण उतक या फिर कोलेनकाइमा कहते हैं, और इसका जो तीसरा पार्ट है इसे हम लोग दृढ़ उतक या फिर स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप लोग समझिए। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई बहुत ही नन्हा सा पौधा है, तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी पौधा बहुत छोटा होता है तो इसका ये जो बीच वाला रीजन है ये भी आपको हरा हरा दिखाई देता है। या फिर आपने देखा होगा कि जब किसी बड़े पौधे में शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं में आपकी छोटी छोटी यहाँ से टहनियाँ या पत्तियाँ निकलती हैं, तो उस रीजन में भी जो आपका तना होता है वो बिल्कुल हरा होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे नवीनतम वाला हिस्सा होता है पौधे का वो आपके मृदुतक का बना होता है। वहीं पर जब ये पौधा थोड़ा सा और वयस्क होता है तो उसके बाद में ये हो जाता है स्थूल कोण उतक, यानी कि जब पौधा आपका थोड़ा सा मोटा हो गया है तो ये आपका स्थूल कोण होता है। और फाइनली अंत में आपने बहुत सारे पौधों के ऊपर छाल देखी होगी, और जब भी आप लोग हाथ या डंडे वगैरह से उस पौधे के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं तो आपने ये देखा होगा कि उसकी जो छाल है वो निकल करके नीचे गिरने लगती है। तो ये जो आपका हिस्सा है इसमें आपको दृढ़ उतक देखने को मिलेगा, और छाल आप लोग देख के भी कह सकते हैं कि वो आपका बहुत ही ज़्यादा रफ होता है और उसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होता है, यानी कि उसमें आपके सेल नहीं पाई जाती हैं, और जो सेल उसमें होती हैं वो हमारी डेड हो चुकी हैं। तो कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है कि जो हमारा उतक है कौन सा ऐसा उतक है जो कि डेड सेल से बना हुआ है, तो ये आपका दृढ़ उतक होता है। तो ये हमने बात कर ली थोड़ा सा सरल उतक के बारे में। अब आइए इनको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने तीन पौधे दिए गए हैं। ये एक पौधा है जो कि जस्ट अभी जन्मा है, मतलब 2-3 दिन पुराना है, और आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें इसका जो पूरा हिस्सा है वो आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस पौधे में जितना भी ये पूरा हिस्सा है ये मृदुतक का बना हुआ है।
इसमें आपको स्थूल कोण या फिर दृढ़ ऊतक देखने को नहीं मिलेगा। पौधा जब आपका थोड़ा सा बड़ा होता है या फिर आप कहते हैं कि इस प्रकार के शेप में आ जाता है, तो फिर इसकी जो टहनियाँ वगैरह होती हैं ये आपके स्थूल कोण ऊतक की होती हैं। और फाइनली जब आपका पौधा इस प्रकार से बड़ा हो जाता है यानी कि काफ़ी मोटा, और इसके ऊपर जब आपको छाल वगैरह देखने को मिलती हैं, तो बाहर का जो हिस्सा होता है ये हमारा कहलाता है स्क्लेरन काइमा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ये पौधा है ये बिल्कुल हरा है, तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सा हमारा ऊतक है जो कि प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, तो ये आपका यही मृदुतक होता है। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया कि कौन सा हमारा ऊतक होता है जो कि भोजन को स्टोर करता है, तो जाहिर सी बात है ये आपको तने में देखने को मिलेगा, और ये होता है कोलन काइमा। क्योंकि स्क्लेरन काइमा तो आपका डेड है, तो इसमें भोजन होने का सवाल ही नहीं है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कोलन काइमा में। इसी प्रकार से आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऊतक है जो कि लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए भी आपका उत्तर हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। तो ये हमने सिंपल टिश्यू की बात कर ली है। अब आइए बात करते हैं अस्थाई ऊतक में जो हमारा जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा जाइलम है और एक का नाम होता है यहाँ पर फ्लोएम। तो मान लेते हैं कि आपके सामने यहाँ पर, रुकिए एक मिनट, ये मान लेते हैं आपके सामने एक पौधा है। अब पौधे में ये जो बीच में तना वाला रीजन होता है, इसी में आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। जाइलम क्या करता है कि मान लीजिए ये पेड़ है, इसमें आपकी जड़ है, इसमें आपने पानी या खाद वगैरह को डाला है, तो जड़ इसको अंदर लेगी और उसके बाद में पौधों के सभी हिस्से में इसको पहुंचाने का जो काम है वो इसी जाइलम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हमारे पौधों में जो पत्तियां होती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन बनाती हैं, तो इस भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का जो काम है ये किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। तो बहुत ही सिंपल है, जा से जाइलम जा से जल होता है, तो जल और मिनरल का जो परिवहन है वो आपका जाइलम करता है। बाकी जो फोटोसिंथेसिस के जरिए आपका भोजन बन रहा है उसका जो परिवहन है वो हमारे फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, और इन दोनों का काम मुख्य रूप से परिवहन का होता है, इसीलिए इनको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिखी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आइए ग्रुप डी की परीक्षा में इस टॉपिक से जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली बार जब 135 शिफ्ट में ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो लगभग आपके 75 से 80 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो कई सारे प्रश्न रिपीट हुए थे, उनको मैंने बाहर कर दिया है, बाकी के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको एक चार्ट भी दे दिया है जिसमें एक ही पेज पर आपको सारे मिल जाएंगे देखने को, तो इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश की जो कोशिकाएं हैं ये हमारी मृत होती हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, जो हमारा स्क्लेरन काइमा है जिसे आप लोग दृढ़ ऊतक कहते हैं, इसकी जो सेल हैं वो आपकी डेड सेल होती हैं। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो कि मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो पैरेन्काइमा, कोलन काइमा तो ये आपके हो ही नहीं सकते हैं, एरेन्काइमा भी नहीं होगा, इसका नाम है जाइलम। ध्यान रखिएगा जो जाइलम है इसमें भी कुछ हद तक आपको डेड सेल देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नारियल की जो जटा है ये किस ऊतक से बनी होती है। आपने नारियल को अच्छे से देखा होगा तो इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है यानी कि जो इसका छिलका होता है ये बिल्कुल डेड होता है, और जब भी डेड सेल की बात हो तो आप समझ जाइए बात हो रही है स्क्लेरन काइमा की। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और इन्हीं को हम लोग संवहनी ऊतक या फिर वैस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कैम्बियम को डैश डैश भी कहा जाता है। तो अगर हम लोग कैम्बियम की बात करते हैं तो ये आपका लेटरल मेरिस्टेम भी कहलाता है, यानी कि जो आपके पौधों की मोटाई को बढ़ाता है उसी में आपको कैम्बियम देखने को मिलेगा।
ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो कैम्बियम मुख्य रूप से एक ऊतक परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए आंशिक रूप से अविभाजित कोशिकाओं को प्रदान करता है और ये आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। बीच का मतलब क्या हुआ कि ये आपके तने के भीतर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि डैश डैश की जो कोशिकाएं हैं ये कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो आपको स्थूल कोण ऊतक में देखने को मिलेंगी। स्थूल कोण ऊतक जिसे हम लोग कोलेनकाइमा कहते हैं, मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा मृदुतक होता है। उसके बाद में जहाँ पर आपके सारे भोजन वगैरह इकट्ठे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, और इसमें जो कोशिकाएं हैं वो आपके कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं हमारे एनिमल टिश्यू की तो इनकी टोटल संख्या होती है 4। जब हम लोग मृदुतक की बात करते हैं तो ये आपके पशुओं के बजाय पौधों में देखने को मिलता है। तो मृदुतक ये हमारा पशु ऊतक नहीं है, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग एनिमल की बात करते हैं तो इसमें आपको एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो हमारे साधारण ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। आपको उन तीनों का नाम बताना है। अभी मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक, कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा जिसे आप लोग दृढ़ ऊतक कहते हैं। तो ये इसके 3 प्रकार हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश के जमाव के कारण जो हमारा दृढ़ ऊतक है उसकी कोशिका भित्तियाँ मोटी हो जाती हैं। तो ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है जिसे हम लोग दृढ़ ऊतक कहते हैं तो इसमें जो आपका सेल वॉल है वो मोटा होता है और इसके मोटे होने के पीछे का कारण होता है लिग्निन। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेड सेल से मिलकर बना हुआ जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है उसकी जो कोशिका भित्तियाँ हैं वो लिग्निन के जमाव के कारण हो जाती हैं मोटी। अगला प्रश्न है कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो कि उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न प्रकार में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो इसमें आपको लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक देखने को मिलेगा। कौन सा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। इस प्रश्न के लिए हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपने पौधों के अंदर इस प्रकार के छल्ले देखे होंगे। कई बार इन छल्लों का यूज उस पौधे की आयु की गणना करने में किया जाता है और ये आपके लेटरल मेरिस्टेम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन देता है। अगर आप लोगों ने यूकेलिप्टस का वृक्ष देखा होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, तो जब आपकी तेज़ हवाएं चलती हैं या फिर जब आपके आंधी वगैरह आती हैं तो आपने देखा होगा ये पौधा बहुत झुक जाता है, मतलब ऐसे लगता है कि अभी टूट जाएगा। तो ये जो इसमें झुकाव होता है यानी कि जो इसमें लचीलापन आया है ये लचीलापन आपके स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है, यानी कि कोलेनकाइमा के कारण आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है पौधों में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे अस्थायी ऊतक हैं ये डैश डैश से उत्पन्न होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके मेरिस्टेमेटिक ऊतक से उत्पन्न होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है विभाज्योतक, और यही जो आपके विभाज्योतक हैं ये आपके एक समय के बाद में अस्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है। फिर वही परिवहन वाली बात हो रही है और ये आपके होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो जटिल भी है और अस्थायी भी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता कि इनमें से कौन सा सिंपल अस्थायी ऊतक है तो सिंपल अस्थायी ऊतक आपका पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा होता है, लेकिन जटिल पूछा गया है तो जटिल हमारा फ्लोएम हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। तो नारियल की जो भूसी है ये आपके बनी होती है स्क्लेरेन्काइमा से
और इसमें मुख्य रूप से आपको स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जड़ों से ये कर रहा है, इसका नाम है जाइलम। ध्यान रखिएगा, जड़ में जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से आपके मिनरल या फिर खाद वगैरह होती हैं और इनको पौधे में पहुंचाने का काम करता है जाइलम। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पौधे का टाइप है इसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इसमें आपके वाटर के कंडेंसेशन के लिए विशेष प्रकार के टिश्यू देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि रूट टिप या फिर शूट टिप में कौन सा ऊतक देखने को मिलेगा? तो इसमें भी आपको विभाज्योतक देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारा मेरिस्टेमिक टिश्यू है यही आपको देखने को मिलेगा। अब कैसे होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था इसके टोटल 3 प्रकार होते हैं और उन 3 प्रकार के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि एपिकल, लेटरल और जो हमारा इंटरकैलरी है ये आपके पौधों की लंबाई, चौड़ाई और फिर नए पौधों के वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपको रूट में भी देखने को मिलेगा और ये आपको टॉप पर भी देखने को मिलेगा। तो नाम इसका हो जाएगा विभाज्योतक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वनस्पति ऊतक का डैश डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो ये जो हमारा ऊतक है ये कहलाता है दृढ़ ऊतक। अब आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारा कोई भी ऊतक डेड है और डेड होने पर इसके लिए जीवित यानी कि लिविंग प्रोटोप्लाज्म का कोई यूज ही नहीं है। तो दृढ़ ऊतक आपके एक ऐसा ऊतक है जो कि परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म को धारण नहीं करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? आपने ऊतक के बारे में जब भी पढ़ा होगा या मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि जो हमारा ऊतक होता है वो एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं से ही बना होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक समान कार्य करने वाली डिफरेंट टाइप के सेल से कौन बना है? तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपकी बात हो रही है जाइलम और फ्लोएम की। तो इसमें एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दृढ़ ऊतक डैश डैश से बना हुआ है। तो ये हमारे नॉन लिविंग सेल यानी कि निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए? तो एक तो हमारा विभाज्योतक होता है और एक होता है अविभाज्योतक यानी कि अस्थायी ऊतक। तो एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक आपका होता है परमानेंट टिश्यू। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि सामान्य अस्थायी ऊतक कौन सा नहीं है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके 3 होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। जाइलम आपका कॉम्प्लेक्स है। तो डी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पौधे के उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो पानी और खनिज यानी कि नाम इसका जाइलम है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं? तो कठोर कोशिका भित्ति की बात हो रही है और ये आपको देखने को मिलेगा स्क्लेरेनकाइमा में। अभी मैंने आपको बताया कि लिग्निन के कारण जो इसकी कोशिका भित्तियां हैं वो हार्ड होती हैं और ये आपको स्क्लेरेनकाइमा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है मेरिस्टेमेटिक। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभाज्योतक होता है यही आगे चल करके आपका विभाज्योतक बनता है यानी कि परमानेंट टिश्यू बनता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य रूप से काम होता है खाद्यों का प्रवाह, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बना है उसको अन्य हिस्सों में पहुंचाना। तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का जो अंतरकोशिकीय क्षेत्र है ये बहुत बड़ा होता है। तो ये हमारा है आपका पैरेन्काइमा। कौन सा? पैरेन्काइमा का जो अंतरकोशिकीय क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोशिका विभाजन सिर्फ उन्हीं ऊतक में होता है जो कि हमारे मेरिस्टेम है, यानी कि जो विभाज्योतक हैं। और विभाज्योतक आपके तीन ही होते हैं, एक आपका एपिकल हो गया, एक हो गया लेटरल और एक हो गया इंटरकालरी, और ये तीनों हमारे मेरिस्टेमेटिक में आते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊतक है जो कि पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्से के परिवहन में मदद करता है। तो मैंने आपको बताया ही था, जो आपका ऊतक भोजन का परिवहन करता है इसका नाम है फ्लोएम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊतक पौधों को दृढ़ और कठोर बनाता है। तो दृढ़ और कठोर बनाने का जो काम है ये स्क्लेरेन्काइमा करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब ये क्या बनाते हैं। जाहिर सी बात है ये आपके तब बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहले में कहा गया है कि 4 प्रकार के एलिमेंट साथ मिलकर जाइलम ऊतक बनाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 4 प्रकार के एलिमेंट बनकर के जाइलम बनाते हैं, तो पहला सही है। दूसरे में कहा गया है कि फ्लोएम की जो गैर जीवित कोशिका को साथी कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला हमारा भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए कथन ए और बी दोनों हो जाएंगे करेक्ट। देखिए, जब हम लोग जाइलम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है और ये आपके 4 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। एक आपका होता है ट्रैकाइड्स, एक हमारा वेसल्स होता है, एक आपका है जाइलम पैरेन्काइमा और एक होता है जाइलम फाइबर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही कम समय में जो आपके प्लांट टिश्यू का टॉपिक है इसकी थ्योरी और जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इनमें से किसी प्रश्न में कोई डाउट होता है या फिर आपके कोई अन्य सवाल होते हैं तो आप लोग सिंपली मेरे व्हाट्सएप नंबर 9838443100 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और इसके अलावा आप लोग साइंस के और किन टॉपिक के वीडियो चाहते हैं जिनसे ग्रुप डी में प्रश्न पूछे गए हैं तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं।